जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्विक स्टडी 2.0 में। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी के टॉपिक करेंगे, संविधान का विकास। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी, जो कि शुरू में 15 वर्ष के लिए था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया था। उसके बाद देखेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। उसके बाद आता है 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल, अवध और मुगल, एक तरफ ये तीनों थे और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को लाया गया था, जिसके द्वारा बंगाल की संधि की गई थी। बंगाल की संधि कब हुई? 1765 ईस्वी में बंगाल की संधि हुई थी और इसी के तहत 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और इसी के तहत बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया गया था। द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस था, जिसमें दीवानी अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया और नवाब का पद बंगाल के पास रहा। द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। अब आगे आएगा यहाँ से जो हमारे महत्वपूर्ण एक्ट जो होगा संविधान के विकास में, जो महत्वपूर्ण एक्ट सब था वो सब देखेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। उसके बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो प्रथम गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर का नाम परिवर्तन करके गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी 4 सदस्य होते थे। मतलब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसमें 4 सदस्य होते थे कार्यकारिणी के रूप में कार्य करने के लिए। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स। और इसी समय में कार्य का विभाजन किया गया था, पृथकीकरण किया गया था, जिसमें राजनीतिक दल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद बनाया गया था, जिसे बीओसी और बीओडी कहते हैं। बीओसी और बीओडी का पद जो है 1857 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया।
उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के जो चार्टर एक्ट था, इसके समय में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिए जाने लगा। और चीन और चाय को छोड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईसाई मशीनरी को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। 3 काम हुआ था इस समय। 1813 का चार्टर एक्ट था, इस समय में 3 काम किया गया था। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देना शुरू किया गया था। चीन और चाय को छोड़कर EIC का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ईसाई मशीनरी को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। 1813 में जो हुआ था, चीन और चाय को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था। लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट था, उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था पूर्ण रूप से। उसके बाद विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1834 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1834 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। उसके बाद दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? 1843 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो एलन ब्रो के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट, जिसे राजलेख भी कहा जाता है। क्वेश्चन कहेगा किस एक्ट को राजलेख कहा जाता है? तो 1853 का चार्टर एक्ट। इस समय में सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता शुरू हुई थी। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। उसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से भारत शासन अधिनियम आएगा। तो 1857 के भारत शासन अधिनियम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विक्टोरिया का इलाहाबाद घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक नवंबर 1858 ईस्वी को सुनाया गया था। कहाँ सुनाया गया था? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद घोषणा पत्र था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता चला गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के पद को भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे। भारत परिषद का गठन कब किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे, जिसका हेड भारत के सचिव होते थे। उसके बाद मुगल सम्राट का पद जो था समाप्त कर दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और इसी समय BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल और BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को भी समाप्त कर दिया गया था, जो कि पीछे भी बताए हैं। अब यहाँ पे जो भी गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे,
गवर्नर थे उनको एक साथ सारा चीज देख लेते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड केने। आगे आता है 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई थी और सर्वप्रथम जेम्स विल्सन के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। भारत में बजट के जनक कहते हैं जेम्स विल्सन को, और इसी समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। उसके बाद आता है 1892 का भारत शासन अधिनियम। इस समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। उसके बाद 1909 के मार्लो मिंटो एक्ट। इस समय मार्ले साहब को भारत का सचिव और मिंटो साहब का भारत का वायसराय बनाया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मुसलमानों के लिए की गई। उसके बाद 1909 ईस्वी में जो मार्ले मिंटो एक्ट आया था, उसके कार्यकारिणी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय जो थे सत्येंद्र सिंह थे, जो कि विधि सदस्य थे। उसके बाद है क्वेश्चन आता है कि हम नाक की दांत बो रहे हैं जिसका फल भीष्म होगा, किसने कहे थे? तो मिंटो साहब ने कहे थे। मिंटो साहब ने कहे थे कि हम 20 की दांत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा। उसके बाद है बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के तहत। और महात्मा गांधी ने मार्ले मिंटो एक्ट को 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट को कहा था सर्वनाश करने वाला अधिनियम है। क्वेश्चन आएगा किसने कहा था, किसने कहेगा मार्ले मिंटो एक्ट 1909 का जो था उसको सर्वनाश करने वाला अधिनियम है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। उसके बाद आता है 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसमें मॉन्टेग्यू जो थे महासचिव थे भारत के और चेम्सफोर्ड को वायसराय बनाया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी और उसी समय उत्तरदायी शासन शब्द आया था। उसके बाद 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसके जो विषय था उसको दो भागों में बांटा गया था। आरक्षित के अंतर्गत आय, कार्यकारिणी परिषद, राजस्व, वित्त और पुलिस था। जो जबकि एक था हस्तांतरित में व्यय, मंत्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये
दो तरह का विषय जितने इनको दो तरह में बांटा गया था, दो भागों में विभाजित किया गया था। उसके बाद लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था, जो 1950 ईस्वी में नाम परिवर्तन करके संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। कब किया गया था? ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? 1926 में। 1926 में ली आयोग के सिफारिश पे किया गया था और इसका लोक सेवा आयोग का नाम परिवर्तन करके 1950 में संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। महिलाओं को वोट देने पहली बार वोट देने का अधिकार 1919 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1921 में दिया गया था। कब दिया गया? 1919 के चार्टर एक्ट के तहत 1921 में दिया गया और इसमें कहा गया कि 10 वर्ष बाद इसके समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। उसके बाद 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का निर्माण किया गया इंग्लैंड में और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आया, जिसके 7 सदस्य थे जो कि सभी के सभी विदेशी थे। और इसी के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय ने 31 अक्टूबर 1928 को साइमन गो बैक का नारा लगाया, जिसमें लाठीचार्ज होने के कारण लाला लाजपत राय की देहांत हो गई। उसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। इसमें उसके बाद प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही। उन्नीस के शासन अधिनियम के तहत अपशिष्ट शक्ति को केंद्र के पास रखा गया और प्रस्तावना, जिसे प्रस्तावना विहीन अधिनियम कहा गया। पूछेगा क्वेश्चन, किस अधिनियम को प्रस्तावना विहीन अधिनियम कहा जाता है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था उसी को प्रस्तावना विहीन कहा गया। उसके बाद अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण होना था, जो कि नहीं हुआ था। उसके बाद फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोवेयर थे और इसके 2 भारतीय सदस्य थे। इसमें फेडरल कोर्ट में 2 भारतीय सदस्य थे, जैकब और सुल्तान। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग या इसी को शाही आयोग भी कहते हैं, के सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत? 1934 के एक्ट के तहत। किस आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश, दोनों में से कोई रहेगा, देख लीजिएगा। ऑप्शन में दोनों में से एक ही कोई देगा। तो आगे है आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? सॉरी, यहाँ पे जनरल नहीं होगा, गवर्नर होगा। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन बने? ऑसबर्न स्मिथ। उसके बाद
1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें सूचित है, जिसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला था संघ सूची, जो कि संघ के लिए महत्वपूर्ण था। उसके बाद दूसरा था समवर्ती सूची, तीसरा था प्रांतीय सूची, जिसमें प्रांत का महत्व था। तो संघ सूची में विषय थे 59 विषय थे टोटल, और संघ सूची में 59 विषय था टोटल। संघ सूची जो था राष्ट्रीय स्तर पर था। समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते थे, जिसमें 36 विषय था, और प्रांतीय सूची में जो कि प्रांतीय महत्व था, इसमें 54 विषय को रखा गया था। 1937 ईस्वी में बर्मा, जो कि अभी वर्मा है, पहले इसको नाम म्यांमार था, मतलब पहले म्यांमार था, सॉरी पहले बर्मा था, अभी म्यांमार नाम चेंज करके कर दिया गया है, जो कि भारत से 1937 ईस्वी में अलग हुए थे। कब अलग हुए? 1937 ईस्वी में। उसके बाद भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद का जो गठन किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। 1935 का जो अधिनियम था, इसके बारे में जेएल नेहरू ने कहा कि एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, मतलब बिना इंजन के कार का है, जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। उसके बाद आता है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जो कहा कि संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद किया जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। और क्रिप्स मिशन ही कहा था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन युद्ध के बाद। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसलिए कहा था कि ताकि युद्ध में सभी भारतीय जो भी भारतीय सैनिक थे वो भाग ले सके। उसके बाद 1942 ईस्वी में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और वायसराय लॉर्ड लिथगो थे। क्वेश्चन आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? और तो विंस्टन चर्चिल या वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड लिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध या भारत छोड़ो आंदोलन दोनों एक ही टाइम में हो रहा था, तो दोनों का के समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और वायसराय लॉर्ड लिथगो थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। यहाँ पे होगा महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहते दिवालिया बैंक के नाम भविष्य के तिथि में बुनने वाला चेक है। उसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली बने थे, जो कि लेबर पार्टी के थे। उसके बाद कैबिनेट मिशन 3 सदस्य समिति थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसमें पैथिक लॉरेंस जो थे अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, जो कि 3 सदस्य समिति के सदस्य थे। उसके बाद
इसमें कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण होगा जो कि जनसंख्या के आधार पे सीटों का आवंटन किया जाएगा, मतलब 10,000 जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया जाएगा। उस समय टोटल जनसंख्या था 38.9 करोड़ जनसंख्या था टोटल, जिसमें 389 सीट का आवंटन किया गया था। 296 अप्रत्यक्ष टोटल था अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसमें से 292 जो था ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को दिया गया था, जो कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था दिल्ली, अजमेर, मेरबाग, कुर्ग या बलूचिस्तान, 4 गो था। उसमें 292 सीट पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था, जिसमें 11 सीट ब्रिटिश प्रांत को और 4 सीट चीफ कमिश्नरी को दिया गया था। उसके बाद 93 सीट देशी रियासतों के राजा के द्वारा मनोनीत किया गया था। मतलब पूछेगा क्वेश्चन कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया था, तो 93 सदस्य को मनोनीत किया था। उसके बाद चुनाव हुआ तो चुनाव में 208 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ था और 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग की संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसके लिए चुनाव हुआ था, उसमें बुरी तरह से हार हो गया था। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को मनाया, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी वीडियो से सीखने को कुछ मिले। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।